हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर्मूला फटाफट सीरीज। मैं हूं आस्था फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और वो भी एकदम फ्री एट learnohub.com। फॉर्मूला फटाफट सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी क्लास 11th की चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। आई होप कि इसके पहले आप इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो और एनसीईआरटी सॉल्यूशन वाला वीडियो तो देख ही चुके होंगे। तो आज भी जल्दी से अपनी नोटबुक और पेन लेकर हो जाइए रेडी, क्योंकि आज साथ में हम लोग इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रिवाइज करेंगे। इस चैप्टर में कुछ बहुत ही छोटे से और जनरल से फॉर्मूले हैं जिनको हम जल्दी से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यंग्स मॉड्यूलस के लिए। तो यंग्स मॉड्यूलस के लिए अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं तो ये किसका रेशियो होता है, तो ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, यानी कि इसको हम लोगों ने यहाँ पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन के थ्रू लिखा हुआ है। तो जो y है उसके थ्रू हम लोग डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर यंग्स मॉड्यूलस को, साथ ही साथ सिग्मा के थ्रू हम लोग दिखा रहे हैं कंप्रेसिव या फिर टेंसाइल स्ट्रेस को। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर स्ट्रेस लिख देती हूँ, और वैसे ही एप्सिलॉन के थ्रू हम लोग दिखा रहे हैं स्ट्रेन को। तो जनरल फॉर्मूला क्या हो गया यंग्स मॉड्यूलस के लिए, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, अब देखिए क्योंकि स्ट्रेन की तो कोई यूनिट होती नहीं है और स्ट्रेस हमको पता है क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल के थ्रू भी हम लोग इसको शो करते हैं। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि अगर हम यंग्स मॉड्यूलस के लिए यूनिट लिखें तो क्या हो जाएगी, तो ये भी हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। तो ये इसकी यूनिट हो गई। अब देखिए अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको जो स्ट्रेस है जो स्ट्रेन है दोनों की वैल्यूज दी गई हो, मान लिया कि आपको किसी क्वेश्चन में जो सिग्मा है उसकी वैल्यू कुछ दे दी गई है 200 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वैसे ही स्ट्रेन के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू आपको दे दी गई है, मान लिया 0.001। हम जस्ट एन एग्जाम्पल के फॉर्म में इसको ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर आपको यंग्स मॉड्यूलस कैलकुलेट करना होगा तो आप सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन यानी कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का यूज करेंगे। तो आपके पास में हो जाएगा 200 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन 0.001। तो इसका मतलब है यहाँ से जो आपके पास में यंग्स मॉड्यूलस आ जाएगा वो आ जाएगा कुछ 2.0 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से भी इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं अगर डायरेक्टली क्वेश्चन में आपको वैल्यूज पता हो। अब क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि आपको यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू पता हो, आपको स्ट्रेन दिया गया हो, आपको स्ट्रेस कैलकुलेट करना हो, वो भी आप इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। यंग्स मॉड्यूलस दिया हो या फिर आपको साथ ही साथ स्ट्रेन की वैल्यू दी गई हो, आपको स्ट्रेस बताना हो, तो आप वो भी बता सकते हैं इसी फॉर्मूले की हेल्प से। अब हमको पता है स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। साथ ही साथ स्ट्रेन इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल। तो जो डेल्टा एल है वो क्या होता है, चेंज इन लेंथ, जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं L2 माइनस L1, यानी कि दोनों ही जो लेंथ रही होंगी उनके डिफरेंसेस के थ्रू। जो एल है ओरिजिनल लेंथ आपको गिवन होगी क्वेश्चन में। एरिया आप लोग जो भी शेप दी गई होगी, मान लिया रेक्टेंगुलर शेप है तो कैसे आप लोग कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। कोई सर्कुलर टाइप की शेप है तो उसके लिए πr² हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया। फोर्स आपको वहां पर दिया गया होगा और उसके थ्रू भी आप यंग्स मॉड्यूलस बता सकते हैं या फिर कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी वैल्यू। तो यहाँ पे टर्म्स क्या क्या है, y के थ्रू तो हम लोग शो कर रहे हैं यंग्स मॉड्यूलस को ही। ठीक है, एफ के थ्रू हम लोग क्या शो कर रहे हैं, जितना भी फोर्स हमको गिवन होगा उस क्वेश्चन के लिए। साथ ही साथ ए के थ्रू हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, तो ये डिनोट कर रहे हैं हम एरिया को। एल के थ्रू हम लोग डिनोट कर रहे हैं जो भी उस वायर की ओरिजिनल लेंथ होगी उसको, और साथ ही साथ डेल्टा एल के थ्रू हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, चेंज इन लेंथ, कि कितनी उसकी लेंथ में चेंज आया है। और ये सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में पता होंगी, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके भी यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर अगर यंग्स मॉड्यूलस पता है और इनमें से किसी एक अदर क्वांटिटी की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है तो वो भी आप इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है बल्क मॉड्यूलस से रिलेटेड, और ये तो हम चैप्टर में देख ही चुके हैं कि जो हुक्स लॉ है वो कैसे, जो हम ये फॉर्मूले डिस्कस कर रहे हैं वो अलग अलग फॉर्म में होता है डिफरेंट कंडीशंस के लिए। तो यहाँ पर B इक्वल्स टू P अपॉन डेल्टा V अपॉन V। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, B इक्वल्स टू P अपॉन डेल्टा V अपॉन V के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर B के थ्रू हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, तो B शो कर रहा है बल्क मॉड्यूलस को। साथ ही साथ P के थ्रू हम लोग क्या शो कर रहे हैं, तो ये तो है प्रेशर,
और साथ ही साथ डेल्टा V अपॉन V के थ्रू हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, तो फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। अगर किसी क्वेश्चन में आपको बल्क मॉड्यूलस पता है, आपको प्रेशर पता है, आपको फ्रैक्शनल चेंज बताना है वॉल्यूम में, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। बल्क मॉड्यूलस कैलकुलेट करना है, P की वैल्यू है, डेल्टा V अपॉन V की वैल्यू है, तो आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। P की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, B की वैल्यू और डेल्टा V अपॉन V की वैल्यू है, तो वो भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया किसी क्वेश्चन में आपको बल्क मॉड्यूलस पता है, B की वैल्यू आपके पास में है 37 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, ठीक है। और साथ ही साथ P की वैल्यू आपके पास में 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको अगर आप पास्कल में या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखेंगे तो आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.013 इंटू 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, यानी कि डेल्टा V अपॉन V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन B के फॉर्मूला। आप ध्यान से देखिए, तो P की जगह पर आप लोग वैल्यू पुट कर देंगे 5 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन B की जगह पर आप पुट कर देंगे 37 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से जो फ्रैक्शनल चेंज आ जाएगा वॉल्यूम में, वो इक्वल टू आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 1.36 इंटू 10⁻⁻5। तो इस तरीके से किसी क्वेश्चन में अगर कुछ क्वांटिटीज आपको पता है, आपको अदर क्वांटिटीज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इस फॉर्मूले के थ्रू आप लोग वो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आप कंप्रेसिबिलिटी के लिए भी फॉर्मूला, अगर आपके पास में बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू है तो आप कंप्रेसिबिलिटी भी आप लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो K के थ्रू हम लोग क्या दिखाते हैं, कंप्रेसिबिलिटी को शो करते हैं, और ये क्या होती है, ये इक्वल टू होती है किसके, 1 अपॉन B के, यानी कि जो बल्क मॉड्यूलस है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, उसको अपॉन में रख देंगे 1 के, तो आपके पास में कंप्रेसिबिलिटी वहां पर आ जाएगी। और बल्क मॉड्यूलस की जगह पर अगर आप ये वाला फॉर्मूला पुट कर देते हैं तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या बन जाता है, ये हो जाता है 1 अपॉन डेल्टा P इंटू, इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिख लीजिए, K इक्वल्स टू 1 अपॉन P डेल्टा P इंटू ये हो जाएगा डेल्टा V अपॉन V। तो ये हो जाएगा आपके पास में फॉर्मूला कंप्रेसिबिलिटी के लिए। तो अगर आपके पास में बल्क मॉड्यूलस है तो आप डायरेक्टली कंप्रेसिबिलिटी बता सकते हैं 1 अपॉन B के थ्रू। अगर आपके पास में डेल्टा V अपॉन V की वैल्यू, यानी कि जो फ्रैक्शनल चेंज है वॉल्यूम में, वो आपको पता है, आपके पास में प्रेशर आपको गिवन है, तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से या फिर इस फॉर्मूले की हेल्प से, दोनों सेम ही है, इसकी हेल्प से कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले। सो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी के लिए, जिसको हम लोग ईटा के थ्रू डिनोट कर रहे हैं, और ईटा इक्वल्स टू है टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन। तो यहाँ पर ईटा के थ्रू हमने क्या डिनोट किया, ये टर्म क्या होता है, तो ये होता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। जो कि इक्वल टू किसके हो जाएगा, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, F अपॉन A के थ्रू, अपॉन शियरिंग स्ट्रेन को हम लोग थीटा के थ्रू डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर F के थ्रू हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, फोर्स को डिनोट कर रहे हैं, A के थ्रू हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, एरिया को डिनोट कर रहे हैं, और थीटा के थ्रू हम लोग क्या डिनोट कर रहे हैं, तो ये है शेयरिंग स्ट्रेन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग एक्सरसाइज में और एग्जांपल्स में कई सारे कर चुके हैं, जिसमें कई जगहों पर आपको ईटा की वैल्यू पता होती है, आपको F की वैल्यू पता है, A की वैल्यू पता है, आपको शेयरिंग स्ट्रेन वहां पर कैलकुलेट करना है। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मानिए कॉपर की बात हो रही है, तो कॉपर के लिए जो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है, यानी कि ईटा की वैल्यू कितनी होती है, तो आपकी बुक में टेबल दिया गया है, जिसमें मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, यंग्स मॉड्यूलस और बल्क मॉड्यूलस अलग अलग मेटल्स के लिए या मटेरियल्स के लिए आपको दिए गए हैं, तो आप वहां से उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो 42 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, और हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉपर पीस की बात कर रहे हैं, जो कि एक रेक्टेंगुलर शेप में है। तो वहां पर अगर हमको लेंथ दे दी गई है कुछ 12 मिलीमीटर, और साथ ही साथ उसके लिए जो ब्रेथ दे दी गई है हमको, वो दे दी गई है कुछ 10 मिलीमीटर। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको एरिया भी दिया हो सकता है, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। यहाँ पर हमको एरिया पता करना है। सो A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर शेप है तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, यानी कि 12 इंटू 10⁻³ मीटर्स इंटू 10 इंटू 10⁻³ मीटर्स, ठीक है। तो एरिया यहाँ पर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁴ स्क्वायर मीटर। अब हमारे पास में सारी की सारी वैल्यू है, बस एक फोर्स मान लेते हैं, हमको दिया गया है इस क्वेश्चन में 50,000 न्यूटन्स।
तो यहाँ पर अगर हमको शेयरिंग स्ट्रेन कैलकुलेट करना है यानी कि थीटा की वैल्यू, तो अब हम ये वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, ईटा इक्वल्स टू एफ अपॉन ए अपॉन थीटा, या फिर आप इस फॉर्मूले को और भी अलग तरीके से क्या लिख सकते हैं, ये आपके पास में हो जाएगा एफ अपॉन ए इंटू थीटा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन ए इंटू ईटा, तो ये हो गया एफ अपॉन ए इंटू ईटा या फिर ईटा इंटू ए। सो थीटा इक्वल्स टू आपके पास में आ जाएगा, एफ की वैल्यू हो गई 50,000 न्यूटन अपॉन ए की वैल्यू हो गई 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴ स्क्वायर मीटर इंटू ईटा की वैल्यू आपके पास में कितनी है फॉर कॉपर, 42 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से थीटा इक्वल्स टू आपके पास में अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 9.9 इंटू 10⁻⁻3, और ये स्ट्रेन है तो इसकी यूनिट तो वैसे भी नहीं होगी। तो इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉइजन्स रेशियो की, यानी कि P इक्वल्स टू किसके होता है, तो ये होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन तो हमको पता ही क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो भी डायमीटर में चेंज हुआ होता है उसी को हम लोग लेटरल स्ट्रेन के थ्रू यानी कि डेल्टा आर अपॉन आर के थ्रू डिनोट कर रहे हैं। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमको पता ही है, जितना भी चेंज इन लेंथ हुआ होगा उसका रेशियो किसके साथ में, जो उसकी ओरिजिनल लेंथ है उसके साथ में। तो ये हो गया आपके पास में, जहां पर हम लेटरल स्ट्रेन को किसके थ्रू शो कर रहे हैं, तो हम लोग इसको शो कर रहे हैं डेल्टा आर अपॉन आर के थ्रू। वैसे ही लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम लोग किसके थ्रू शो कर रहे हैं, तो इसको हम लोग शो कर रहे हैं यहाँ पर डेल्टा एल अपॉन एल के थ्रू। तो क्वेश्चन में हो सकता है डायरेक्टली आपको वैल्यूज दे दी जाए कि लेटरल स्ट्रेन इस केस में इतना है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इतना है, तो आप उन दोनों का रेशियो कर देंगे तो पॉइजन्स रेशियो वहाँ पर पता चल जाएगा। या फिर आपको अलग अलग चेंज इन जो भी डायमीटर में चेंज हुआ होगा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में वो गिवन हो, डायमीटर गिवन हो, साथ ही साथ जितना भी चेंज इन लेंथ है वो गिवन हो, या फिर आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं उनके डिफरेंस के थ्रू, ठीक है, जितनी भी पहले लेंथ थी बाद में लेंथ थी उनके डिफरेंस के थ्रू अपॉन जितनी भी ओरिजिनल लेंथ है, और उसके थ्रू आप जब लेटरल स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पता कर लेंगे तो पॉइजन्स रेशियो यानी कि P की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले। सो नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है वर्क डन इन अ स्ट्रेच्ड वायर के लिए। अगर किसी स्ट्रेच्ड वायर में हमको वर्क डन कैलकुलेट करना है तो तब हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो हमारे पास में तब फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ द वायर। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास में स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, वॉल्यूम है वायर का, तो आप इन तीनों ही वैल्यूज को पुट करेंगे, यहाँ पर इन तीनों का ही प्रोडक्ट करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो उस स्ट्रेच्ड वायर में आपके पास में वर्क डन कैलकुलेट होकर आ जाएगा। या फिर आपको ऑलरेडी ये मालूम ही है आप स्ट्रेस किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, स्ट्रेन किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, और वायर की शेप के अकॉर्डिंग वॉल्यूम भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वहां पर वर्क डन W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू स्ट्रेस को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से, स्ट्रेन को डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से, और वॉल्यूम को कैपिटल V के थ्रू। तो हमारे पास में फॉर्मूला हो गया W इक्वल्स टू 1/2 सिग्मा इंटू एप्सिलॉन इंटू V। तो इस फॉर्मूले से आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर वर्क डन आपको गिवन है, आपको एप्सिलॉन की वैल्यू गिवन है, V की वैल्यू गिवन है, तो आप लोग सिग्मा की वैल्यू यानी कि स्ट्रेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे ही अगर किसी क्वेश्चन में आपको स्ट्रेन बताना है और वर्क डन गिवन है तो वर्क डन सिग्मा और V की वैल्यू आप लोग रखेंगे और आपके पास में स्ट्रेन आ जाएगा। वॉल्यूम आपको बताना है उस स्ट्रेच्ड वायर का, अगर वर्क डन की वैल्यू आपके पास में, सिग्मा की वैल्यू आपके पास में, एप्सिलॉन की वैल्यू आपके पास में है, तभी भी आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए किसी स्ट्रेच्ड वायर में जो कि उसकी पर यूनिट वॉल्यूम में स्टोर्ड होगी। तो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम लोग U के थ्रू डिनोट करते हैं, और U इक्वल्स टू होता है किसी भी स्ट्रेच वायर के लिए 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, जहां पर स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं, स्ट्रेन को हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट कर रहे हैं। तो किसी क्वेश्चन में अगर आपको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसी स्ट्रेच्ड वायर के लिए कैलकुलेट करनी है और आपके पास में स्ट्रेस स्ट्रेन दोनों की ही वैल्यूज हैं, या फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं अदर न्यूमेरिकल वैल्यूज के थ्रू, तो आप लोग 1/2 इंटू सिग्मा इंटू एप्सिलॉन के थ्रू वहां पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हैं उस जो हमारे पास में स्ट्रेच्ड वायर होगा उसके लिए। या फिर अगर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है, हमारे पास में स्ट्रेस की वैल्यू है और हमको स्ट्रेन बताना है, तो वो भी हम बता सकते हैं इसी फॉर्मूले से। वैसे ही अगर हमारे पास में U की वैल्यू है, एप्सिलॉन की वैल्यू है, हमें सिग्मा बताना है, स्ट्रेस बताना है, तो वो भी हम लोग बता सकते हैं इसी फॉर्मूले की हेल्प से।
सो आई होप कि आज जितने भी फॉर्मूले हमने साथ में डिस्कस किए वो आपने अच्छे से रिवाइज किए होंगे और आप लोग उनका यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट डिस्कशन में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे या फिर रिवाइज करेंगे अपने कुछ और चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, खूब सारा रिविजन करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि लर्नो हाफ फ्री है पर बेस्ट है।